अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ टेक्निकल भी है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने बताना है यूरोपीय यूनियन और शेंजन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे फ्रेंड्स ये समझते हैं कि पूरा यूरोपीय शेंजन का पार्ट है, या फिर शेंजन जो है वो यूरोपीय यूनियन है पूरा, या फिर पूरा यूरोपीय यूनियन शेंजन का पार्ट है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अलग हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि शेंजन का तो पार्ट है लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो यूरोपीय यूनियन में हैं, शेंजन में नहीं है। और कुछ यूरोप में है लेकिन ना तो वो शेंजन में है ना ही यूरोपीय यूनियन में है। बेसिकली ये बनाया क्यों गया था, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं, क्या अगर इनका वीज़ा हो, यूरोपीय यूनियन का वीज़ा हो तो आप शेंजन में जा सकते हो, या फिर अगर शेंजन का वीज़ा हो तो यूरोपीय यूनियन में आ सकते हो नहीं, या फिर इंग्लैंड वो क्यों यूरोपीय यूनियन से बाहर चला गया। ना तो वो पहले कभी शेंजन का पार्ट था, लेकिन यूरोपीय यूनियन हम कहते हैं। यूरोपीय यूनियन क्या चीज़ है, आज उस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन बनाई क्यों गई थी, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, ये आपको पता होगा जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लगी थी तो ये यूरोप आपस में लड़ रहा था। फ्रांस और जर्मनी, ये आपस में इनकी बहुत ज़्यादा वॉर रही थी। तो इस वजह से इनके कुछ बशिंदे बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर गए थे, कंट्रीज छोड़ गए थे, और इनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इन्होंने फिर डिसीजन लिया था चंद एक कंट्रीज ने कि हम यहाँ पे ट्रेड शुरू करते हैं, बेसिकली बिजनेस के लिए। हुआ क्या था, यूरोपीय यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन यूरोप हु आर यूनाइटेड बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। यानी कि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये बनाया गया था। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी, वो है ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टिंग एज अ सिंगल मार्केट, ये मैं पूरा आगे डिटेल बताऊंगा क्या, ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद पॉलिसीज ऑन सस्टेनेबल फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो आई थी वो आई थी ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था कि कोई भी यूनियन में से कोई एक कंट्री भी होगा जो बात करेगा उस पूरी यूनियन को माननी पड़ेगी, यानी कि उनकी रजामंदी से ये चीज़ चलेगी। यानी कि सिंगल मार्केट को ये करेंगे, एक्ट करेंगे सिंगल मार्केट की तरह। फिर ह्यूमन राइट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। आज भी अगर देखते हो तो माइग्रेंट्स जब जाते हैं किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रही है। अगर यूनान मुहाजिर जाके बैठ रहे हैं, माइग्रेंट्स हमारे जाते हैं यूनान में चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो ग्रीस गवर्नमेंट को कौन पैसा दे रहा होता है, ये जो यूरोपीय यूनियन में कंट्रीज हैं वो सारे ग्रीस की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट में साइन है। कुछ कंट्रीज ने नहीं भी साइन किया, वो भी मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर में और फिर फिशिंग वगैरह में ये इन्होंने साइन किया था कि हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो अब दोस्तों, यूके है या फिर कुछ कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों आपकी बात माने जबकि हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, इस चीज़ पे ही मैं बात करूंगा। मेन चीज़ आपको समझ आ गई कि यूरोपीय यूनियन क्या है। यूरोपीय यूनियन बेसिकली बिजनेस के लिए बनाई गई थी, पॉलिटिकली और इकोनॉमी के लिए बनाई गई थी। अब शेंजन क्या, शेंजन में दोस्तों आप फ्रीली मूव कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर। जिन जिन कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन की है, जो कंट्रीज इस एग्रीमेंट का पार्ट बने, तो उन कंट्रीज के अंदर आप एक भी वीज़ा लेके फ्रीली मूव कर सकते हो। ये भी बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए स्टार्ट किया था, जो कि चलते चलते टूरिस्ट के लिए ज़्यादा बन गया, बिजनेस के लिए ख़त्म हो गया। आज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं, बिजनेस के लिए बहुत कम लोग जा रहे होते हैं जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब शेंजन में तकरीबन दोस्तों 26 कंट्रीज हैं और ईयू में 28 कंट्रीज हैं। अभी मैं इसको सारा क्लियर कर देता हूं कि है क्या क्या। दोस्तों, शेंजन में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि ईयू का पार्ट नहीं है, और ईयू के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि शेंजन में नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, अगर इन दोनों के वीज़ा टोटल डिफरेंट है और आप नहीं मूव कर सकते हो एक दूसरे कंट्री के अंदर। अगर आपके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो आप शेंजन में ही रहोगे, आप ईयू कंट्रीज में नहीं जा सकते हो। अगर ईयू का वीज़ा है तो आप शेंजन में नहीं आ सकते, ईयू में ही रहोगे। जैसे कि
यूके और आयरलैंड, ये पहले किसी ज़माने में, अभी 1-2 साल पहले ब्रेक्जिट डील का बहुत पिछले दिनों जोर भी चल रहा था। बेसिकली ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट थे, लेकिन शेंजन का पहले भी पार्ट नहीं थे। लेकिन अभी वो यूरोप से भी बाहर निकल गए, क्योंकि इनकी अपनी इकोनॉमी मजबूत है, इनका अपना पाउंड, वो आपको पता है कि 200 चल रहा है, और जो पाउंड है वो थोड़ा पाउंड ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू है यूरो से। इसलिए इन्होंने कहा हमें यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना, हम स्किप हो रहे हैं। मैं कंट्रीज बता देता हूँ पहले जो कि शेंजन में आ रहे हैं, फिर आगे मैं बात करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि यूरोप में यूनियन 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। वो कौन कौन से कंट्रीज थे? उनमें से आता है जी बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स। ठीक है दोस्तों, ये 5 कंट्रीज थे जिन्होंने लुक्समबर्ग में बैठ के यूनियन बनाई। कहाँ पे बैठ के बनाई थी? शेंजन। शेंजन बेसिकली एक एरिया, एक सिटी कह सकते हो, एक एरिया कह सकते हो, वहां पे एग्रीमेंट साइन हुए थे, इसी वजह से इसका नाम ही शेंजन पड़ गया। और ये 1985 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये बेसिकली इसलिए हुआ था कि बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। अगर वो एक कंट्री का वीजा ले लेंगे तो वो इन कंट्रीज में इजीली मूव कर सकेंगे। अच्छा, फिर इन 1990 द शेंजन कन्वेंशन इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, फिर 1990 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो गया था, और फिर उसके बाद 1995 के अंदर इसे ऑफिशियली शेंजन एरिया करार दे दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज भी इसके अंदर जुड़ते गए, मिलते गए, और जो बाद में फिर आपको पता ही अब 26 कंट्रीज इसका पार्ट बन गए। ये इस तरीके से शेंजन में जो 26 कंट्रीज हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिंचनस्टाइन, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। दोस्तों, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो शेंजन के अंदर हैं। अभी भी शेंजन के अंदर कुछ इनमें से कंट्रीज ऐसे निकलेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, अब यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज हैं उनका आप नाम सुन लें। बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, उसके बाद नेदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। दोस्तों, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में आते हैं। अब मैं उनका बता देता हूँ जो कि यूरोपीय शेंजन में तो हैं, लेकिन दोस्तों उसमें यूरोपीय यूनियन में नहीं आते हैं। उनमें स्विट्जरलैंड, लिंचनस्टाइन, नॉर्वे एंड आइसलैंड है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं, लेकिन शेंजन में है। अगर किसी बंदे के पास शेंजन वीज़ा आ जाए, उसको पता है कि वो फ्रीली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। अगर फ्रांस का वीज़ा है तो वो जर्मनी अगर जा रहा है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट तकरीबन लेके उसको जाना पड़ेगा, तो उनकी बोर्डिंग ही अलग होती है। जिस तरह डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं इसी तरीके से वो जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने कंट्रीज़ बताएं, अगर इनमें आपने जाना है तो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जैसे पकड़ते हैं वैसे नहीं होगा, सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तरह आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो कि ना तो वो ईयू में है ना ही वो शेंजन में है, लेकिन यूरोप का पार्ट ज़रूर है। उनमें अल्बानिया आता है, आर्मीनिया आता है, बेलारूस, बोस्निया, मैकेडोनिया, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनको यूरोप में तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन ना तो वो यूरोपीय यूनियन में है और ना ही वो शेंजन में है। यहाँ पे इख्तलाफ हो सकता है आपको 2 कंट्रीज का, जिनमें आर्मीनिया और जॉर्जिया आ गया। दोस्तों, ये एक नया एक बहुत टॉपिक है, अलग से लंबा टॉपिक है, इस पर बात करूंगा कि इसको भी यूरोप में कंसीडर करते हैं लोग, लेकिन यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है ना शेंजन में है। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और मैं साइप्रस की बात करूँ, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ईयू का तो पार्ट हैं, लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। ईयू और शेंजन को आपने मिक्स नहीं करना। शेंजन के आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो। यूरोपीय यूनियन किसी एक कंट्री ने कोई पॉलिसी बनाई, वो पूरे ईयू कंट्रीज के ऊपर लागू होगी। इवन के वो
रेफ्यूजीज को देख के बनाई जाए या फिर वो बिजनेस को देख के बनाई जाए, ट्रेड को देख के बनाई जाए, किसी भी हवाले से अगर ये पॉलिसी बनती है ये सारे कंट्रीज उसमें आ जाएंगे और उनको वो पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। अब मैं बताऊं EU कंट्रीज में से जो मैंने बल्गारिया और उसके बाद क्रोएशिया, साइप्रस, ये जो मैंने कंट्रीज बताए, अगर इनमें से किसी एक का भी आपके पास वीजा आता है तो दोस्तों रोमानिया भी इसमें है, तो आप फ्रीली किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हो। लाइक अगर आपके पास साइप्रस का वीजा आ गया है, साइप्रस 2 है, मैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की बात कर रहा हूँ, ग्रीक साइप्रस की, ना के नॉर्थ साइप्रस की, साउथ साइप्रस की बात कर रहा हूँ। अगर साइप्रस का वीजा है तो आप बल्गारिया भी जा सकते हो, क्रोएशिया भी जा सकते हो, रोमानिया भी जा सकते हो। इसी तरह उन कंट्रीज के वीजा तो आप साइप्रस में आ सकते हो, लेकिन आप शेंजन में नहीं जा सकते। इसी तरह अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो आप शेंजन की हद तक तो रहोगे, लेकिन EU में नहीं आ सकोगे। EU में आने के लिए आपको उनकी एक पॉलिसी है कि आपको एक या 2 बार आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया हो, देन ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। बाकी कुछ यूक्रेन हो गया, सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया, ये इस तरह की कंट्रीज है, बेलारूस हो गया जो यूरोप में है, लेकिन ना तो वो किसी भी शेंजन का पार्ट है, ना ही वो EU में आते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं दोस्तों, अगर मैंने जॉर्जिया और आर्मीनिया की बात की, इस तरह तो इस्तांबुल भी यूरोप में कंसीडर होता है। उसके बाद मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी यूरोप में कंसीडर होता है, लेकिन इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह अगर मैं UK की और आयरलैंड की बात करता हूँ, वो पहले यूरोपीय यूनियन का पार्ट थे, बात मानते थे वो यूरोपीय यूनियन की, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई होती थी इनको माननी पड़ती थी, वो चलाते भी थे। लेकिन रिसेंटली इन्होंने ब्रेक्सिट डील जो हुई वहां से खत्म करके इन्होंने यूरोपीय यूनियन से निकल गए। अब ये फ्रीली अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ अपना करते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। वीडियो लंबी हो रही है, बड़ा टेक्निकल किस्म का ये एक टॉपिक है, इसको मैं मजीद कंटिन्यू करूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।